आज आप लोग पढ़ोगे श्वेतवसन अपराध, सफेदपोश अपराध। अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अपराध के संदर्भ में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के बजाय अपराधी घोषित किया गया हो तथा जो किसी कारागार अथवा सुधारात्मक संस्था में सजा भुगत रहा हो। अपराधी की व्याख्या के अतिरिक्त भी प्रत्येक विकसित समाज में कतिपय ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित पाए जाते हैं जो सर्वथा सुखी, संपन्न, प्रतिष्ठित और उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं, किंतु उनके बावजूद भी वे ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जिनको कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी उच्च प्रतिष्ठा, संपन्नता और राजनीतिक प्रभुत्व और मेलजोल के आधार पर अपने अपराधों को छिपाने में सफल होते हैं, इसलिए इनको अपराधी कहने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। प्रत्येक विकसित और सभ्य समाज में प्रायः निम्न और मध्य वर्गीय व्यक्ति ही विभिन्न प्रकार के आपराधिक कार्यों हेतु पकड़े जाते हैं। मुकदमा चलता है और दोषी सिद्ध होने पर कारागार भेजे जाते हैं, जबकि तथाकथित सफेदपोश व्यक्ति उच्च पदाधिकारी, राजनेता, धनी और संपन्न व्यवसायीगण पुलिस और न्यायालय की पकड़ में नहीं आते और वे आपराधिक कृत्यों में संलग्न रहते हैं। समाजशास्त्र में ऐसे वर्ग को ही सफेदपोश अपराधी, श्वेतवसन अपराधी अथवा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कहा जाता है। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग E.H. सदरलैंड ने अपनी विख्यात पुस्तक व्हाइट कॉलर क्राइम में किया था। यद्यपि एल्बर्ट मोरिस ने भी अपनी क्रिमिनोलॉजी पुस्तक में इस प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है। श्वेत वस्त्रधारी अपराध की अवधारणा को एक स्पष्ट, सुव्यवस्थित और समाजशास्त्रीय विवेचन करने का सर्वप्रथम श्रेय वस्तुतः सदरलैंड को ही दिया जा सकता है। सदरलैंड ने अपराधियों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। पहला है निम्न वर्गीय अपराधी, लोअर क्लास क्रिमिनल्स। लोअर क्लास क्रिमिनल्स में वही अपराधी सम्मिलित किए गए हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर और निम्न स्तरीय होती है। इसी वर्ग के सदस्य अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पुलिस और व्यवस्था द्वारा पकड़े जाते हैं। उन पर अभियोग लगाया जाता है, तत्पश्चात मुकदमा चलाकर अंत में सजा भुगतने के लिए कारागार या किसी सुधारात्मक संस्था में डाल दिया जाता है। दूसरा नंबर आता है श्वेत वस्त्रधारी अपराधी का, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। श्वेत वस्त्रधारी या सफेदपोश अपराधी वर्ग में वे अपराधी सम्मिलित किए जाते हैं जो कि उच्च पदाधिकारी, धनी और संपन्न तथा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हैं और जो कानून व व्यवस्था का इतना अधिक और इस प्रकार उल्लंघन करते हैं कि उनको अत्यधिक गंभीर अपराधी कहना चाहिए, किंतु अपने पद, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वे अपने अपराधों को छिपाने में सफल रहते हैं तथा अपने स्वार्थों की परिपूर्ति और संतुष्टि हेतु पुलिस, न्यायालय और सरकार तक में विकृति उत्पन्न कर देते हैं। इस वर्ग के अपराधी मिलावट, तस्करी, राष्ट्र और समाज विरोधी कार्य, घूस, बेईमानी, कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी आदि कृत्यों के संलग्न होते हैं। फिर भी ये कानून के पंजों से सुरक्षित बचे रहते हैं तथा अपनी बाह्य सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा और गरिमा को यथावत सुस्थिर रखने में भी सफल रहते हैं। आप लोगों ने निश्चित रूप से जो बॉलीवुड फिल्में होती हैं उसमें देखते हैं सफेदपोश अपराध, जो राजनेता होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो जो काले कृत्य करते हैं, जो अपराध, जो समाज के बीच में समाज सेवी बनने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, वो समाज सेवा करने के बहाने पीठ पीछे क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, सफेदपोश अपराध करते हैं, वही सफेदपोश अपराधी होते हैं। श्वेतवसन अपराधी के उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि श्वेतवसन अपराध उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आइए देख लेते हैं श्वेतवसन अपराध की परिभाषा। आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। परिभाषा में पहला नंबर आता है सदरलैंड का। देखते हैं सदरलैंड अपने विचार क्या देते हैं। श्वेतवसन अपराध एक अपराध है जो कि अपने व्यवसाय के दौरान प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। दूसरा परिभाषा है क्लिनार्ड के शब्दों में। श्वेतवसन अपराध प्राथमिक रूप से उस कानून का उल्लंघन है जो कि व्यवसायों, पेशेवर लोग तथा राजनीतिज्ञों इत्यादि समूहों के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। नंबर आता है
समाजशास्त्री टीआर टेफ्ट क्या कहते हैं? टीआर टेफ्ट कहते हैं श्वेत वस्त्रधारी अपराध उच्च वर्गों द्वारा किए गए अपराध है। सदरलैंड की श्वेत वस्त्र अपराध की परिभाषा के अनुसार अपराध मात्र उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने उनके ऐसे अपराधों को तो अपनी परिभाषा में सम्मिलित ही नहीं किया है जो लूटमार, हत्या, डाकेजनी, यौनाभिचार और नशे आदि से संबंधित है, क्योंकि यह सब उनकी व्यावसायिक कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है। उनकी परिभाषा में विश्वास पात्र का ढोंग रचकर ठगी करने वालों, जुआ अथवा ब्लैकमेल करने वाले धनी अपराधों में शामिल नहीं है, क्योंकि वे प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक स्थिति वाले नहीं हैं। टप्पन, जॉर्ज बोल्ड तथा कार्लवेल आदि समाजशास्त्रियों ने इसी आधार पर सदरलैंड कृत परिभाषा की कटु आलोचना की है। जॉर्ज बोल्ड ने तो अवधारणा को किसी अनुसंधान हेतु सर्वथा अनुपयोगी, अविश्वसनीय और निरर्थक कहा है। कार्लवेल का मत है कि प्रोफेसर सदरलैंड ने अपनी परिभाषा में किसी प्रकार के कोई निश्चित मानदंड का वर्णन नहीं किया है जिनके आधार पर हम किसी अपराधी वर्ग का पता लगा सकें, और न ही उन्होंने निश्चित आपराधिक कृत्यों का ही वर्णन किया है जिनके करने वालों को श्वेत वस्त्रधारी अपराधी घोषित किया जा सके। अब इसको देख लेते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह है श्वेत वस्त्रधारी अपराधी की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला नंबर आता है श्वेत वस्त्र अपराध के सामान्य लक्षण अन्य अपराधों के ही समान होते हैं। दूसरा नंबर है श्वेत वस्त्र अपराध भी अन्य अपराधों की ही भांति दंडनीय है। स्वयं सदरलैंड ने लिखा है कि यह मात्र दंड पर बल नहीं देता, अपितु दंडनीय को सम्मिलित करता है। तीसरा नंबर है श्वेत वस्त्र अपराध एक विश्वासघाती अपराध है, क्योंकि यह अपराध विश्वास का उल्लंघन करता है। स्वयं भारतवर्ष में ही ग्रामों में स्थित सेठ साहूकार सादे कागजों या झूठे कागजों पर भोले भाले ग्रामीणों का हस्ताक्षर कराकर कुछ समय बाद उनके खेत खलिहान, जमीन जायदाद और पशुधन आदि पर कब्जा कर लेते हैं। ये ऐसा जो भी अभी हमने पढ़ा तीसरा नंबर, ये आप फिल्मों में अक्सर आप लोग देखते हैं ऐसा। चौथा नंबर है श्वेत वस्त्र अपराध में कानूनी भेदभाव की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। चूँकि श्वेत वस्त्र अपराधी पदाधिकारी और संपन्न होते हैं तथा उनकी पहुंच राजनीतिज्ञों तक होती है, इसलिए या तो उनके अपराध छिपे रहते हैं और या खुल जाने पर दबा दिए जाते हैं। पांचवा नंबर है श्वेत वस्त्र अपराध की प्रकृति वस्तुतः आर्थिक होती है, क्योंकि इनके मूल में अर्थ संबंधी लालसा या उद्देश्य निहित होता है। छठा नंबर है इसका प्रसार उन क्षेत्रों में ही अधिक होता है जिनमें व्यावसायिक जीवन अत्यधिक जटिल होता है और जिसमें स्पष्ट व्यवहार को स्पष्टतया परिभाषित करना कठिन या असंभव हो जाता है। आगे भाग देख लेते हैं इसका। श्वेत वस्त्र अपराध के सामान्य स्वरूप, जनरल फॉर्म्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स। श्वेत वस्त्र अपराध के सामान्य स्वरूपों अथवा प्रकारों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर सदरलैंड ने लिखा है श्वेत वस्त्रधारी के सबसे सामान्य तथा व्यापक स्वरूपों में निगम के आर्थिक वक्तव्य में धोखेबाजी, स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी, व्यापार संबंधी घूस, अनुकूल ठेके प्राप्ति हेतु सरकारी अधिकारियों को रिश्वत, विज्ञापन और सेल्समैनशिप में असत्य और मिथ्यावादन, पूंजी का गबन और गलत प्रयोग, तौलने व मापने में गड़बड़ी तथा वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने में बेईमानी, टैक्स चोरी, जालसाजी तथा दिवालिया होने की घटनाओं में पूंजी का गलत प्रयोग सम्मिलित है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध के निम्नलिखित स्वरूप होते हैं। पहला नंबर व्यवसाय में धोखेबाजी, दूसरा घूस या रिश्वतखोरी, तीसरा विज्ञापन संबंधी गड़बड़ी, चौथा पूंजी का गबन तथा टैक्स संबंधी जालसाजी, पांचवा तौल और माप संबंधी गड़बड़ी, छठा वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने संबंधी गड़बड़ी, सातवां दिवालिया होने की घटनाओं में पूंजी का गलत उपयोग। देख लेते हैं श्वेत वस्त्र अपराध के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। मेन कॉजेज ऑफ व्हाइट कलर क्राइम्स। सामान्य श्वेत वस्त्रधारी अपराध निम्नलिखित कारणों को ही अधिक महत्वपूर्ण और उत्तरदायी कहा जा सकता है, जिसमें पहला नंबर है व्यक्तियों की लापरवाही, केयरलेसनेस ऑफ द पीपल। प्राय व्यक्ति अपनी लापरवाही के कारण भी ठगे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के समझौते तथा इकरारनामों पर बिना सावधानी पूर्वक पढ़े लिखे या समुचित जांच पड़ताल किए बगैर ही हस्ताक्षर कर देने से वे धूर्त,
और साहूकार तथा दलालों के द्वारा ठगे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ एजेंट और दलाल अपने वैयक्तिक लाभों के लिए अपने ग्राहकों को उल्टा सीधा समझाकर और शर्तनामे की सामान्य लाभकारी शर्तों को समझा बुझाकर उनसे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। कालांतर में ग्राहक जब हानि उठाता है तब उसको समझ में आता है कि वह तो वस्तुतः लापरवाही के कारण ठग लिया गया है। कुल मिलाकर ये बात समझनी है कि कभी भी किसी भी कागज पर साइन करने से पहले, अपना हस्ताक्षर करने से पहले उसको विधिवत उसके पूरे प्रोफार्मा को पढ़ लेना चाहिए, तभी जाकर के साइन करना चाहिए, जिससे हम ठगे नहीं जा सकते। दूसरा नंबर है कानूनी ज्ञान न होना। सामान्यतः विभिन्न व्यक्तियों को न तो समुचित कानूनी ज्ञान प्राप्त होता है और न ही वे कानून के प्रति सजग रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप श्वेतसन अपराध घटित होते हैं। प्रायः मजदूरों, श्रमिकों तथा कर्मचारियों को यह नहीं मालूम होता कि कार्य के दौरान चोट लगने, घायल या बीमार होने अथवा मृत्यु हो जाने पर उनको क्या क्या सुविधाएं तथा मुआवजा मालिक द्वारा प्राप्त होगा। मालिक वर्ग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की इस कानूनी अनभिज्ञता का पूरा लाभ उठाकर उनको थोड़ा बहुत मुआवजा देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तीसरा नंबर है व्यावसायिक विज्ञापन। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विज्ञापनों से भी श्वेतवसन अपराध जन्मते हैं। विभिन्न प्रकार के फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंसकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी उसी का शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर महानगर में सन 1985 में शिव शक्ति ट्रेडर्स नामक एक जालसाज फर्म द्वारा हजारों लाखों व्यक्तियों को इस लालच द्वारा ठग लिया गया कि उनको कंपनी द्वारा आधी कीमत पर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, अलमारी, मोटरसाइकिल आदि दी जाएगी। इसी प्रकार प्रतिवर्ष कई कंपनियां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी विभिन्न प्रकार के चित्ताकर्षक और लुभावने लाभ का लालच दिखाकर अनेक अंशधारियों को ठगते हैं। कई व्यक्ति इन विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर अपनी जमा पूंजी बोनस कंपनियों में विनियोजित कर ठगे जाते हैं। कानूनी विस्तार का अभाव। वर्तमान समय में लगभग सभी समुद्र समाजों में विभिन्न प्रकार के समाज विरोधी और क्षतिकारक कार्य होते रहते हैं, किंतु चूंकि कानूनी क्षेत्र अत्यधिक सीमित होता है, इसलिए ऐसे समाज विरोधी कार्यों को अपराध घोषित करना असंभव हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप श्वेतसन अपराधी निरंतर ऐसे कृत्यों में संलग्न रहते हैं जिनको कानूनन पकड़ा नहीं जा सकता है। पांचवा नंबर है व्यावसायिक नैतिकता। आधुनिक युग में नित्य प्रति व्यावसायिक क्षेत्र में ईमानदारी और नैतिकता का उत्तरोत्तर पतन होता चला आ रहा है। अत्यधिक धन कमाने की अदम्य लालसा के परिणाम स्वरूप तथा व्यापारिक क्षेत्रों में अधिकतम धनोपार्जन के लिए प्रायः व्यापारी वर्ग उचित अनुचित सभी प्रकार के कार्य करते हैं। इसके अंतिम परिणाम स्वरूप श्वेतवसन अपराध का जन्म और विकास होता रहता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट के परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष सैकड़ों हजारों व्यक्ति असमय काल कवलित हो जाते हैं। अधिक पैसा कमाने की लालसावश कुछ व्यापारी और उद्योगपति नीच कार्य करने में भी नहीं हिचकते हैं। नंबर है उच्चाधिकारी, मंत्रियों तथा राजनीतिज्ञों का सहयोग। किसी प्रकार के उच्चाधिकारी, राजनीतिज्ञ, सरकारी अफसर, विधायक तथा मंत्रीगण आदि भी श्वेतवसन अपराध के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। यह सभी परस्पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और अपने अपने आपराधिक कृतियों पर पर्दा डलवाते रहते हैं। प्रत्येक श्वेतवसन अपराधी इस तथ्य से भली भांति परिचित होता है कि चूंकि उस पर मंत्रियों, विधायकों तथा उच्चाधिकारियों का बृहद हस्तक्षेप अर्थात संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वह श्वेतवसन अपराध करते हुए पकड़ा भी गया तो उसके साथीगण उसे बचा लेंगे। जैसा कि हमने यूपी में हाथरस का कांड देखा, मुंबई में बॉलीवुड में जो मर्डर्स हुए उसको देखा, ड्रग्स में जो फंसे हुए लोग थे, ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोगों को, ड्रग्स सेवन करने वाले लोगों को देखा। तो ये सब क्या है? ये सब श्वेतवसन अपराधी हैं। अब है 7वां नंबर व्यापारिक निगम। वर्तमान युग में व्यापारिक क्षेत्रों में नित्य नवीन बड़े बड़े आकार वाले निगमों की स्थापना हो रही है। कोई भी अंशधारी अथवा ग्राहक व्यक्तिगत रूप से निगमों के अधिकारियों और संचालक मंडल के सदस्यों से परिचित नहीं होते। बड़े बड़े व्यापारिक निगमों की स्थापना के कारण अब ग्राहक को ठगना अधिक सरल हो गया है। 8वां नंबर है धन को अधिक महत्व देना। वर्तमान भौतिकवादी युग में सर्वत्र धन को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया जा रहा है। अब तो
क्या है कि सभी समाजों में प्रत्येक प्रक्रिया, व्यवहार तथा वस्तु का मूल्यांकन धन के आधार पर संपन्न होता है। वर्तमान युग में धनी और संपन्न वर्ग ही समाज का मुख्य कर्णधार होता है। धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति ही वस्तुतः नेतृत्व संभालते हैं, जिनके कारण लोगों में अधिकतम धनोपार्जन कर लेने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। भारतीय समाज इनका ज्वलंत उदाहरण है। तथाकथित धनिक वर्ग किस प्रकार कालाबाजारी, चोर बाजारी, तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट आदि के आधार पर उत्तरोत्तर श्वेत वसन अपराधी की संख्या में वृद्धि कर रहा है। नंबर है अपराध का प्रमाणित न होना। वर्तमान युग में ठगी और जालसाजी संबंधी नए नए ढंगों का विकास हुआ है। आजकल ठग नया व्यक्ति भी ठग के विरुद्ध कोई सबूत नहीं जुटा पाता और इस प्रकार के अपराधों का प्रमाणित न होना भी निरंतर श्वेत वसन अपराध की संख्या में वृद्धि कर रहा है। बड़े बड़े निगमों की किताबों को सामान्य ग्राहक तो दूर, वकील आदि भी नहीं समझ पाते हैं। इन खातों की जांच पड़ताल करके उनमें छिपी अनियमितताओं और जालसाजी आदि कृतियों का भंडाफोड़ कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। 10वां नंबर है ठगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का न होना। वर्तमान समय में कानूनी प्रक्रिया इतनी अधिक जटिल हो गई है तथा न्याय इतनी देर से होता है कि औसतन नागरिक कानूनी पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता है। प्राय देखा गया है कि ठगी का शिकार बन चुका व्यक्ति भी न्यायालय और पुलिस कार्यवाही के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। श्वेत वसन अपराधीगण व्यक्तियों की इस मनोवृत्ति का भरपूर लाभ उठाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से एक के पश्चात दूसरे व्यक्तियों को ठगते रहते हैं। सरकारी अधिकारी श्वेत वस्त्रधारी अपराधी के रूप में कैसे समझ में आएगा। विभिन्न प्रकार के सरकारी अधिकारी, विधायक और सांसद ही नहीं अपितु मंत्रीगण भी श्वेत वस्त्रधारी अपराध करते हैं। सरकारी ऑफिसर अपने अपने उच्च पदों का दुरुपयोग करते हुए घूसखोरी, रिश्वतखोरी, विभिन्न प्रकार की भेंटें और उपहार आदि स्वीकार करते रहते हैं। सरकारी अधिकारी इस प्रकार समाज में आपराधिक तत्वों और कृतियों को बढ़ावा देते हैं। जब कभी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उससे रिश्वत या उपहार आदि लेकर उसको कानून की गिरफ्त से छुड़ा देते हैं अथवा उसके अपराध पर पर्दा डलवा देते हैं। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्टर्स आदि भी इनको घूस आदि से खुश कर अपने अनुकूल ठेका प्राप्त करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स और अन्य उच्च पुलिस अधिकारीगण भी कानून का उल्लंघन करने वालों को रिश्वत लेकर मुक्त करा देते हैं। इसी प्रकार अनेकानेक वकीलों को भी श्वेत वस्त्रधारी अपराधी श्रेणी में रखा जा सकता है। वस्त्रधारी अपराध के सामाजिक परिणाम। श्वेत वस्त्रधारी अपराध वस्तुतः सामाजिक और वैयक्तिक विघटन का ही एक प्रतिरूप होता है। इस अपराध के परिणाम स्वरूप समाज में सर्वत्र दुर्व्यवस्था उत्पन्न होती है तथा संपूर्ण सामाजिक संरचना में एक अजीबोगरीब अफरा तफरी उत्पन्न होती है। समाजों के सदस्यों के अंतः वैयक्तिक संबंधों में विभिन्न प्रकार की असंतोषप्रद प्रवृत्तियों का विकास होना प्रारंभ होता है तथा संपूर्ण समाज में सर्वत्र अभाव, असंतोष, बेरोजगारी, निर्धनता, दरिद्रता और मूल्यों का ह्रास होने लगता है। श्वेत वसन अपराध के परिणाम स्वरूप समाज में निम्नलिखित दुष्परिणामों की उत्पत्ति होती है। पहला नंबर है श्वेत वस्त्रधारी अपराध के कारण संपूर्ण समाज में सर्वत्र बेईमानी तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा प्राप्त होता है और व्यक्तियों के नैतिक स्तर में पतन प्रारंभ होता है। दूसरा नंबर है प्रोफेसर सदरलैंड के विचारानुसार इस अपराध के कारण समाज को अपूर्व आर्थिक क्षति पहुंचती है। इस अपराध में चोरी, डकैती, सेंध मारना से भी अधिक विभत्स परिणाम उत्पन्न होते हैं। तीसरा नंबर है श्वेत वस्त्रधारी अपराध के परिणाम स्वरूप समाज और राष्ट्र में सही रूप से दंड व्यवस्था भी लागू नहीं हो पाती है। चौथा नंबर है श्वेत वस्त्रधारी अपराधियों से विभिन्न गिरोहों और संगठित अपराध समूहों को पर्याप्त सहायता, आश्रय और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। पांचवा नंबर है इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्तियों का नैतिक स्तर भी गिरता है। प्रोफेसर सदरलैंड के शब्दानुसार यह अपराध विश्वासघात करता है तथा इसीलिए अविश्वास उत्पन्न करता है। यह समाज की नैतिक अवस्था है और सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। विभिन्न प्रकार के श्वेत वस्त्रधारी अपराध अमेरिकन संस्थाओं के भौतिक सिद्धांतों पर प्रहार करते हैं तथा दूसरी ओर सामान्य अपराध सामाजिक संस्थाओं अथवा सामाजिक संगठन को विशेष प्रमाणित नहीं करते हैं। छठा नंबर है श्वेत वस्त्रधारी अपराध के परिणाम स्वरूप समाज में नियमहीनता और विचलन का जन्म होता है और व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा, ऊपरी दिखावा और झूठी ख्याति प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। उपरोक्त विवेचनों के आधार पर कह सकते हैं कि श्वेत वसन अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो चुकी है। श्वेत वसन अपराध समान रूप से सभी समुन्नत और विकसित समाजों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए हैं।
यह अपराध समाज को आर्थिक क्षति पहुंचाता है। भारतवर्ष भी इस व्याधि से अछूता नहीं है, क्योंकि श्वेतोषण अपराध ने यहाँ पर भी अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। कोई भी उच्चाधिकारी, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ आदि उच्च वर्गीय इससे पृथक नहीं माना जा सकता है। भारतीय समाज को हजारों वर्ष पुरातन मान्यताएं, सामाजिक आदर्श और मूल्य तथा भारतीयता के आधार पर मूल लक्षणों को यदि अक्षुण्ण रखना है तो शीघ्रातिशीघ्र कड़े सामाजिक वैयक्तिक उपायों द्वारा हमको सम्मिलित रूप से इस व्याधि का तुरंत उपचार कर देना चाहिए।